Okay, let me try for one more time. अनम्यूट करो एंड जस्ट टेल मी क्या स्क्रीन विजिबल है हिमांशु और Yes, ma'am. दीक्षा इट्स ओके इट्स विजिबल राइट यू कैन सी द स्क्रीन विलियम वर्ड्सवर्थ दीक्षा आर यू एबल टू सी दिस No, ma'am. नो मैम नॉर्मल जो स्क्रीन है ना वो शो हो रही है, मतलब जो ज्वाइन किया है वो शो हो रहा है, स्टॉप प्रेजेंटिंग आ रहा है वहाँ पे। स्लाइड शो नहीं हो रही नो मैम। वेट ये तो फिर प्रॉब्लम है ओके अच्छा कोई और अपनी स्क्रीन डिस्प्ले कर दे रहा है इस वजह से ये हो रहा है डोंट डिस्प्ले योर यस स्क्रीन मैम, ये कोई नहीं करता। बीच में अपनी स्क्रीन डिस्प्ले मत करो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम हो रही है ना ओके लेट मी जस्ट ट्राई वन मोर टाइम ये अंजलि मेहरा डोंट डिस्प्ले मैंने योर स्क्रीन नाउ आर यू एबल टू सी द स्क्रीन एनीबडी आंसर मैम ये किसी हाँ किसी और की स्क्रीन हो रही है इसमें। अरे भाई किसने अपनी स्क्रीन खोली हुई है ये अंजलि मेहरा अपनी स्क्रीन बंद करो अंजलि साइड में जाके बच्चे स्क्रीन बंद करिए अ, इधर पे जाओ देखो साइड में स्क्रीन में टच करो अपनी और साइड में जो तीन डॉट्स दिख रहे हैं इधर नहीं इधर साइड में तीन डॉट्स स्टॉप दिख रहे हैं प्रेजेंटिंग आ तो रहा है इसमें। हाँ ये यहाँ पे यस ओके अब दोबारा मत करना बेटा ओके लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन ओके ओके नाउ इज इट विजिबल यस मैम। ओके ठीक है तो एम आई क्लियरली ऑडिबल एम आई ऑडिबल यस मैम। ओके साउंड एकदम क्लियर है राइट अटक अटक के आ रही है। थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क इशू है अब ठीक है यस मैम। क्लियर ना ओके सो हमने कल वी वर टॉकिंग अबाउट रोमांटिक एज दीक्षा साउंड एकदम क्लियर है यस मैम। okay 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 so we can continue I guess so yes we were talking about romantic age yesterday और रोमांटिक एज के कुछ एलिमेंट हमने स्टडी करे थे देखो बच्चों रोमांटिक एज के जो राइटर थे उनकी जो व्हाट वी कैन से जो सब्जेक्ट मैटर था ठीक है वो नेचर को सब्जेक्ट मैटर बना के चलते थे यानी कि आप जब भी रोमांटिक राइटर्स की या रोमांटिक एज की पोइट्री आप स्टडी करेंगे ज़्यादातर जब मैंने दो तरीके की बात करी थी कि देर आर सम फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स और सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स है उसमें ज़्यादातर आपको नेचर की जो ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए या फिर नेचर जो है एज अ कैरेक्टर नेचर एज अ सब्जेक्ट इमेजिनरी तो सारा जो उनकी जो पोइट्री है उनकी जो इमेजिनेशन है वो नेचर के इर्द गिर्द सराउंड करती है ओके और रोमांटिक पीरियड जो था ये एक आर्टिस्टिक पीरियड था या फिर एक इंटेलेक्चुअल पीरियड था जो किस चीज़ से था इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ठीक है ये जो पीरियड है रोमांटिक एज ये उस टाइम का पीरियड है जब फ्रांस और अमेरिका में बहुत सारे रेवोल्यूशन हो रहे थे
इसीलिए इस जो पीरियड है इसे एज ऑफ रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। और फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस चीज़ के लिए था? दैट इट वाज अ बैटल टू अचीव इक्वालिटी एंड रिमूव ऑपरेशंस। ओके, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये सिनेरियो था। बट एंड एट द सेम टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो किस चीज़ के लिए था? इक्वलिटी को पाने के लिए था। ठीक है, इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप। जो कैथोलिक जो किंग था उस टाइम पे, लुइस 16, लुइस 16 was the monarch at that time। और उस ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इट वाज अगेंस्ट दैट ऑपरेशन दैट वाज क्रिएटेड बाय दिस किंग। ओके, सो किंग जो था उस टाइम पे, ही वॉज फोर्सिंग सम अनफेयर लॉज एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और उस टाइम पे किंग ने क्या किया? जैसे होता ही है कि कई सारे जो किंग्स होते हैं वो मनमाने जो टैक्स हैं, मनमाना जो रूल है लोगों के ऊपर थोपते हैं, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है? हमेशा रिवोल्ट होती है। तो the same thing we see in this age too। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी टाइम पे हमने ये सारी चीज़ें देखी। और देखो, किसी भी रेवोल्यूशन को शुरू करने में कई सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो अपना रोल निभाती हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट, या ये कह सकते हैं लोग, पीपल्स तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम लिटरेचर जो होता है उस टाइम पीरियड का, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम अपने वहाँ पे जब हम अपने इंडिपेंडेंस की बात करें, हमने अपनी फ्रीडम फाइटिंग जो हुई थी हमारे यहाँ इंडिया में, तो उसमें भी म्यूज़िक, लिटरेचर, पोइट्री, इन सब का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमने देखा था। ये क्या होता था कि एक फायर की तरह वर्क करता था। ठीक है, चाहे हम हमारे कुछ सॉन्ग्स हैं उनको देख लें, या फिर पोइट्री देख लें, या फिर किसी तरीके की शॉर्ट स्टोरीज देख लें, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फ्यूम की तरह काम करती थी किसी भी रेवोल्यूशन में। सिमिलरली यही चीज़ हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखते हैं। ठीक है, और फ्रेंच इसी टाइम पे जो रोमांटिक ये जो पीरियड था, इसमें विजुअल आर्ट्स, म्यूज़िक और लिटरेचर, ये सारी चीज़ें जो थी दे वर स्ट्रांगली इम्बॉडीड, and at the same time all these things they were associated with liberalism and radicalism। okay, so yes, ये थोड़ा सा एक सोशल बैकग्राउंड था। एंड यस, तो हमने कल कुछ बात कर ली थी कि रोमांटिक पीरियड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वी विल कम डायरेक्टली अपॉन द राइटर इटसेल्फ। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की हम बात कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक ब्रिटिश पोइट है। ओके, एंड ब्रिटिश पोइट है एंड क्रिटिक भी है। क्रिटिक हम इसे इन्हें क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ही यूज टू राइट पोइट्री, ही इज़ वेल नोन पोएट, बट एट द सेम टाइम इन्होंने क्या किया था? एक क्रिटिकल टेक्स्ट भी इन्होंने लिखा हुआ था, विच वॉज द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। ओके, जिसमें इस प्रीफेस में इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके की लैंग्वेज होनी चाहिए, किस तरीके की गुड पोइट्री क्या होती है, द वेरी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दैट ही हैज़ गिवन अबाउट पोइट्री, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, विच वॉज दैट पोइट्री इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। इसे तुम लोग लिख लो कि पोइट्री इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ powerful feelings। Okay, and these feelings they are generated in tranquility। So this is the most important definition of poetry given by William Wordsworth। So we'll just discuss some things about William Wordsworth। So William Wordsworth, he was born on 1770, and he was born at Cockermouth in Cumberland in 1770। Am I audible right? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, okay,
ओके तो तुम लोग क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो इस चीज़ के, जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एंड द थिंग्स विच यू हैव टू सर्च आफ्टर दिस क्लास। ओके तो सबसे पहले तो आपको जो फर्स्ट पॉइंट है, आप वो ये लिख लीजिए कि आपको थोड़ा सा रोमांटिक पीरियड के बारे में डिटेल रिसर्च करनी है कि व्हाट रोमांटिक पीरियड वाज एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पीरियड। ऑल राइट, ये और जब भी आप क्लास में बैठें तो एक एटलीस्ट एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे नोट डाउन करते रहिए। Okay, so yes, the first and foremost thing that you are going to study tonight today is that you have to search about romantic period and the important characteristics of romantic period. Okay, and let's just come upon the writer William Wordsworth himself. So William Wordsworth, he was born in 1770. He was born at Cockermouth in Cumberland in 1770. Okay, this is the place where he was born, and yes, सो इसके बड़ा ट्रैजिक सा थोड़ा सा हिस्ट्री रही है। ओके इसके जो फादर थे जॉन वर्ड्सवर्थ, ही वाज अ एटर्नी। ओके बहुत अच्छा इसका हाउस होल्ड था, बट सडनली क्या होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है when he was very young. सबसे पहले उसकी मदर की डेथ होती है when he was only 8, and then उसके father when he was 13, and after this he was sent to Hogshead Grammar School. ओके उसे ग्रामर स्कूल भेज दिया जाता है, एंड लेटर ही वॉज सेंट टू सेंट जॉन कैम्ब्रिज। तो आप देख सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो हमने एक डिफरेंस किया था कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स और सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, वो ये भी था कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स किसी ना किसी तरीके से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट विलियम वर्ड्सवर्थ ही वेंट फॉर स्टडी, कहाँ पे वो गए थे, सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज। ओके एंड दिस वाज द प्लेस बेसिकली जहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा रेडिकल आप कह सकते हैं पॉलिटिकल व्यूज़ जनरेट होने लगे थे। ओके आप देखो यूनिवर्सिटीज़ का, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का भी बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। ओके सो बिकॉज गुड यूनिवर्सिटी हैज़ दिस काइंड ऑफ गुड एटमॉस्फेयर टू फ्लोरिश एंड ऑल दैट, बट येस एट द सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर हमें खुद भी बनाना होता है। ओके कि जब हम खुद क्यूरियोसिटी रखेंगे चीज़ों को जानने की, चीज़ों को समझने की, तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर खुद क्रिएट हो जाता है। ऑल राइट सो येस दिस वॉज द प्लेस वेयर ही डेवलप दीज पॉलिटिकल व्यूज, एंड he made his debut as a writer in 1787. Okay so he started writing he started writing at early 1787, and आप देख सकते हैं इस टाइम he was quite young because he was born in 1770, and 1787 तक उसने क्या करा था, he had started writing, he published a sonnet in the European magazine. उसके बाद फिर क्या होता है that वर्ड्सवर्थ फिर क्या करते हैं, एक वॉकिंग टूर पे जाते हैं फ्रांस में, और मैंने कहा था ना फ्रांस में इस टाइम पे क्या चल रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट को याद करने की बहुत बहुत ज़्यादा इजी तरीका क्या है कि 1798 को रिवर्स कर दो 1789। ओके तो 1789 इज़ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जब भी आप एक अच्छा सा बढ़िया सा इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में। दैट he went on a walking tour of France and witnessed the French Revolution of 1790. okay? और उसके बाद फिर क्या होता है कि अब क्या होता है वहाँ पे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हैं, एंड ऑब्वियसली किसी भी रेवोल्यूशन का आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, एंड ऑब्वियसली ही हैज़ दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल व्यूज़ इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ही हैज़ डेवलप्ड दोज काइंड ऑफ पॉलिटिकल व्यूज़। लेकिन फिर क्या होता है, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके अब फाइनेंशियली उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ही वॉज नॉट वेरी रिच। ओके तो फाइनेंशियल जो कॉन्स्ट्रेंट्स थे, एंड एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल इवेंट्स वहाँ पे हो रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ पे हो रहा था, इन वजह से वो क्या हुआ, इंग्लैंड में वापस आया 1793 में। okay he started that tour in 1719, and after 3 years he was forced to return to England.
एंड अब देखो ये सारा जो फोरग्राउंड है ये किस चीज़ के लिए तैयार हो रहा है, बिकॉज हम अपनी पोयम को पढ़ने वाले हैं। एंड दिस वाज द पीरियड कि जब ये जो पोएट्री है, ये जो पोयम है डेफोडिल्स, जिसे क्या कहा जाता है, इट इज़ क्लासिक ऑफ द रोमांटिक पोइट्री। ओके, तो ये जो क्लासिक पोएम, देखो हम क्लासिक पोएम किसको कहते हैं कि इट हैज़ दैट काइंड ऑफ the kind of classicism in it. Okay, this poem has some class. Okay, so yes, this, तो फिर क्या हुआ था, 93 की हम बात कर रहे थे। 93 के बाद क्या होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ ही वॉज यूनाइटेड विद हिज सिस्टर डॉरेथी इन 1794, and he moved with his sister to Racedown Lodge on the Somerset border, and it was here where he met the poet S.T. Coleridge or Samuel Taylor Coleridge. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट ही मीट सैम्यूल टेलर एस.टी. कॉलरिज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है बिकॉज इसके बाद ही जब ये दोनों राइटर मिलेंगे, ये दोनों राइटर व्हेन दे मीट एंड दे कंपोज दिस लिरिकल बैलेड, उसके बाद ही रोमांटिक पीरियड इंग्लैंड में स्टार्ट होगा। तो दिस इवेंट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये 1794 की बात हो रही है जब ही बिगिन लिविंग विद हिज सिस्टर, और यहीं पे उसे कौन मिलता है, एस.टी. कॉलरिज मिलते हैं। उसके बाद फिर इनकी जो फ्रेंडशिप है बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, बहुत घुल मिल लिए जाते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स ये हो जाते हैं। एंड दे स्टार्टेड और दे कोलाबोरेटेड इन द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। एंड लिरिकल बैलेड्स जो है उसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 1798। इट इज़ द सेम ईयर when the romantic age started, or we can say that romantic age started with the publication of lyrical ballads. And what was the time of romantic age? 1798 itself. All right, so अब हम लिरिकल बैलेड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लिरिकल बैलेड्स में अगर हम देखें तो इट कंटेन 23 पोएम्स। okay, 4 poems they were by Coleridge and rest they were by William Wordsworth. okay, तो लिरिकल बैलेड्स का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? ओके, लिरिकल बैलेड्स का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है बिकॉज इट वॉज दिस पोइट्री, दिस पोएम, द कलेक्शन ऑफ पोएम, इट वॉज अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडिया. It was a kind of revolutionary idea against the common norms which were prevalent at that time in England. They were some different idea. गेटिंग इट, एक आप एज में जी रहे हैं एंड सडनली आपने कुछ डिफरेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये इस तरीके से है कि आप सोशल नॉर्म्स के हिसाब से चल रहे हैं लेकिन सडनली आपने उन नॉर्म्स को फॉलो करना छोड़ दिया एंड यू स्टार्टेड लिविंग ऑन योर ओन. ओके, लिविंग इन योर कंडीशन, लिविंग इन योर वैल्यूज़, फॉलोइंग योर वैल्यूज़. ओके, तो ये जो पब्लिकेशन है ये भी कुछ इसी तरीके का था. ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जहाँ पे वो क्या बात कर रहे थे, वो नेचर की बात कर रहे थे, इमेजिनेशन की बात कर रहे थे, जो एकदम डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट अप्रोच है न्यू क्लासिक से. न्यू क्लासिकल जो एज थी वो एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट थी. ओके, वहाँ पे प्रोज को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, रीज़न पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था. देयर वाज स्ट्रक्चर एंड सटायर वाज द प्रोमिनेंट जॉनरा ऑफ दैट टाइम. बट अब हम रोमांटिक एज पे आते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ उन्होंने चेंज कर दिया. दीज टू इम्पॉर्टेंट राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज, इन्होंने कम्प्लीटली जो था पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया एंड दे पब्लिश दीज 23 पोएम्स विच मार्क द बिगनिंग ऑफ रोमांटिक एज इन इंग्लैंड. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद फिर क्या होता है, 1798 की हम बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बहुत बड़ी फिलोसफिकल ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जो है वो स्टार्ट कर दी थी लिखनी 1805 में. एंड इट वाज अ काइंड ऑफ एपिक, इट वाज अ काइंड ऑफ एपिक विच वाज नेम्ड एज द प्रिलूड. ओके, इट वाज एन फिलोसफिकल पोएम. Okay, rather autobiographical and philosophical poem which completed in 1805, but unfortunately William Wordsworth he died in 1850 and वो जो poem थी वो published posthumously हुई थी, यानी कि after the death of the poet.
ओके तो हम 1798 पे थे. 1799 में क्या हुआ था, डॉरथी और विलियम वर्ड्सवर्थ दे मूव्ड टू लेक डिस्ट्रिक्ट. ओके ये लेक डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ द प्लेस वेयर आवर पोएम डेफोडिल्स इट हैज़ बीन कंपोज्ड. बहुत ज़्यादा ये जो हमारी ब्यूटीफुल सी पोएम है, ये वो जगह है जहाँ पे ये जो हमारी पोएम है इट हैज़ बीन कंपोज. दिस इज़ क्या बोलते हैं, दिस वॉज द प्लेस, दिस वॉज दिस एरिया वेयर दे हैव सीन दीज डेफोडिल्स. ओके तो यस उसके बाद फिर क्या होता है, कई सारे और प्रोडक्शन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ करते हैं. बहुत सारे अच्छी जो कंपोजिशन है विलियम वर्ड्सवर्थ करते हैं. एंड इसी में जस्ट आफ्टर लिरिकल बैलेट्स, एक बहुत अच्छा मैंने तुम्हें बताया था द प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट्स, बहुत अच्छा इन्होंने एक क्रिटिक जो कि था, क्रिटिसिज्म का जो टेक्स्ट है इन्होंने किया था. ओके और जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो लैंग्वेज होनी चाहिए, द व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पोइट्री, पोइट्रिक थ्योरी क्या होनी चाहिए. बट यही वो टाइम था जिस समय क्या हुआ था, आप कह सकते हैं कि दोनों जो राइटर्स थे, ओके एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने इस चीज़ पे इनकी बहस हो गई थी एंड दे पार्टेड देयर वेज. ओके जब ये प्रीफेस सामने आया. ओके सो वी वर ओके वी हैव आई गेस इनफ, वी हैव डिस्कस इनफ अबाउट द राइटर. सो द राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ ही डाइड इन 1850. Okay so he died in 1850. So let's discuss about the poem. Okay this poem it was first published in 1807 and it was published with the title poem in 2 volumes and then it was revised in 1850. और जब ये रिवीजन इसका हुआ था, यानी कि इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जब करी गई थी, तो 1850s में कुछ वर्ड्स जो थे रिप्लेस करे गए थे. ठीक है जब आप पोएम को देखेंगे अच्छे से तो तब आप इसको देखने की कोशिश करना कि कहाँ पे चीज़ें चेंज हुई थी. ओके यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट इफ़ यू वांटेड टू. अगर अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, यू कैन जस्ट टेक दी स्क्रीन शॉट ऑफ दिस थिंग. ओके कि क्या चीज़ें रिप्लेस हुई थी एंड क्या चीज़ें दे वो एडिड. ओके and yes as I have already said that this poem is considered as the classic of the romantic poetry. Okay it was the classic, it was a kind of harbinger आप कह सकते हैं कि it was the kind of symbolic poem, the symbol of romantic poetry. It was the most important one, the most important symbol of romantic poetry. ओके तो थोड़ी सी हम सेटिंग इसकी देख लेते हैं. वैसे तो मैं इसे बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि जो सेटिंग है वो किस तरीके की है. कि विलियम वर्ड्सवर्थ ही वाज वॉकिंग इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो लेक डिस्ट्रिक्ट में. ओके तो फिर क्या हुआ था एंड फिर यहीं पे एक कहीं पे इन्होंने क्या देखे थे, इतने 10,000 जो थे इन्होंने ये जो डेफोडिल्स थे वो इन्होंने देखे थे along with his sister Dorothy. Okay so I guess let's come upon the text. We will try to do one paragraph today. ओके एक पैराग्राफ ही हम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हम थोड़ा सा कल कर लेंगे सो दैट देयर इज़ काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से ईजीली आप इस चीज़ को समझ सकें. ओके सो येस दिस पोएम इट इज़ कॉल्ड डेफोडिल्स, लेकिन इसका जो कंप्लीट टाइटल है इट इज़ आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. ओके ये एक ट्रेडिशन होता है, आप शेक्सपियर के टाइम्स देखते आ रहे होंगे कि शेक्सपियर की भी जो पहली लाइन थी वो लाइन को ही उसका टाइटल माना जाता है, जबकि सोनेट्स का जो नंबर है चाहे वो 17 हो, सोनेट नंबर 73 हो या फिर सोनेट नंबर 114 हो, बट द टाइटल व्हाट वी से इज़ कि टाइटल जो फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट लाइन होती है वी कंसिडर्ड इट एज द टाइटल. ओके सो येस दिस पोएम इज ऑल्सो titled as I wandered lonely as a cloud. So yes we should just begin it. Okay I wandered lonely as a cloud. Okay I wandered lonely as a cloud. Which figure of speech is used in it? Anybody can answer? क्या figure of speech यहाँ पे use हुआ है?
Hmm. Yes. Anybody? Just unmute yourself. Hmm. एज जब भी दो चीज़ें जब कंपेयर होती हैं विद दिस वर्ड एज, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज होता है यहाँ पे? एनीबडी? एम आई ऑडिबल? दीक्षा? हे भगवान, एम आई ऑडिबल? ओ माई गॉड, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके ओके ओके, सो एनीबडी कैन आंसर दिस? ये जो लिखा हुआ है एज अ क्लाउड, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुआ है? ये कई बार हम कर चुके हैं. यस, दीक्षा कैन यू आंसर? Simile. Yes, exactly. This is simile. So whenever two things they are compared with using some words as and like, as और like के साथ कभी भी अगर दो चीज़ें compare हो रही हैं आपस में, तो the figure of speech it is simile. Okay, very good, Diksha. So the figure of speech is simile. So what we can see here, that I was wandered lonely. Okay, so in these lines, poet he's talking about, we can just see a sense of isolation here. Isolation है यानी कोई एक इंसान है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे पोएट जो आई है वो पोएट है. ओके, ये जो पोएम है इस तरीके से स्टार्ट होती है, दैट स्पीकर ही वॉज वॉकिंग अलोन समवेयर. ओके, एंड पोएट जो है वो क्या बोलता है, दैट ये दिस आइसोलेशन, ओके, इसे ये कंपेयर करता है, यानी अपनी जो आइसोलेशन है, अपनी जो लोनलीनेस है, इसे कंपेयर करते हुए ये क्या बोलता है, दैट आई वॉज वॉन्डरिंग लोनली एज अ क्लाउड. ओके, तो ये क्या बोलता है, दैट आई वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड, आई वॉज जस्ट वॉकिंग जस्ट लाइक द क्लाउड डज. जिस तरीके से जो क्लाउड होता है, क्लाउड पता है ना, क्लाउड जो होता है वो लोनली, देखो क्लाउड की एक क्वालिटी बताने की कोशिश करी जा रही है कि क्लाउड्स दे जस्ट वॉन्डर्ड लोनली, द लोनली वे ऑफ वॉन्डरिंग ऑफ क्लाउड्स. ओके, तो ये जो सिमिली यहाँ पे यूज हुई है, ये द इफेक्ट ऑफ द सिमिली इज सिमिलर, लाइक बाद में जो हम डेफोडिल्स का पर्सोनिफिकेशन देखेंगे वो उस तरीके से ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलता है, सो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि दैट दिस पोएम इट बिगिन बाय एस्टैब्लिशिंग अ सेंस ऑफ isolation and this setup, okay, which the writer create. तो वो जो सेटअप है, देखो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राइटर बिल्कुल अकेले घूम रहा है एंड उसे कुछ सेंस नहीं है, वो बस जस्ट ही इज जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड एंड सडनली उसे एक सॉर्ट ऑफ विजुअल शॉक लगता है जब वो डैफोडिल्स को देखता है. Getting it? So this view, that landscape, that shock it has created, that visual shock that has been created in his mind, ये जो पहली lines है ना, ये इससे लिंक करते हुए आप चलो. Okay, so first line we have discussed that writer he was wandering lonely, he was just walking alone, just like the clouds, the solitary cloud, solitary यानी कि एक बादल जो अकेले अकेले घूम रहा है, he's just comparing himself with them, and that floats on high over vales and hills. Okay, so he was comparing himself with the cloud who is walking alone, who is floating. Okay, देखो cloud जो होता है वो float करता है. Okay, float over where, float over high
ओवर वेल्स, वेल्स से मतलब यहाँ पे वैलीज से है, घाटी, ओके। वैलीज एंड हिल्स, आप देखते होंगे क्लाउड्स को, क्लाउड्स कहाँ पे फ्लोट करते हैं, आप देखा होगा आपने, स्काई में फ्लोट करते हैं, सडनली हमें हिल्स के ऊपर दिखाई देते हैं, वैलीज के ऊपर ऊपर दिखाई देते हैं, ओके। तो देन सो थर्ड लाइन में ही जिस विजुअल शॉक की मैं बात कर रही थी, दैट विजुअल शॉक ऑफ डैफोडिल्स, ओके, वो यहाँ पे जनरेट होता है। वो कहता है कि आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग लोनली एंड देन सडनली क्या होता है, suddenly what he has seen a crowd, ओके, ही हैज सीन अ क्राउड। अब देखो क्राउड जो होता है वो क्राउड किसका होता है, कैन एनीबडी आंसर, हम क्राउड किस चीज को बोलते हैं? यस, यस, कौन हो रही है बहुत? क्या हो रहा है? मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही? सही से मतलब बीच बीच में बहुत लग रही है, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। ओके वेट, वेट, अब आ रही आवाज? हेलो, अब आवाज क्लियर है? यस, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज, कब से आवाज नहीं आ रही थी दीक्षा, कब से आवाज नहीं आ रही? आ रही है फिर अटक जा रही है, मतलब तुम लोग की नेक्स्ट क्लास कब से है? मैम क्लास हुई कहाँ नहीं हमारी, तो मेरी तो अभी तक एक भी नहीं हुई है, यही इंग्लिश की हुई है बस। क्यों, क्लासेस तो सबकी हो रही, तुम्हारे और सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमी है ना तुम्हारी? साइकोलॉजी है। अच्छा, साइकोलॉजी। शाम को हुई थी 7 बजे, हमने देखा ही नहीं। 7 बजे? और तुम्हारी होम साइंस भी है आई गेस? 9 बजे देखा। अच्छा, तुम्हारा सोशियोलॉजी है उसकी। ये हिमांशु है आई गेस, हिमांशु है ना, ये कौन बोल रहा है बच्चे? और किस? हुई थी मैम क्लास? साइकोलॉजी की हुई थी, ओके ओके। अच्छा, तो वो शाम को थी, अभी तो एग्जैक्टली कोई क्लास नहीं है ना? ना मैम अभी नहीं है कोई। अभी नहीं है ना, तो वी कैन कंटिन्यू आई गेस ना, एटलीस्ट हम ये चीज़ पूरा कर लेते हैं। ओके, सो यस, अब देखो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अ क्राउड। अब देखो क्राउड जो होता है वो किन लोगों का होता है, क्राउड ग्रुप का होता है, राइट? वो पर्सन्स का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का क्राउड हो सकता है। तो जब भी हम क्राउड की बात कर रहे हैं या फिर हम होस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, अ सॉर्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन है, गेटिंग इट, कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग है उसे हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो कभी भी मेटाफर और इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। हम सडनली क्या कर रहे हैं, जब भी कंपैरिजन डायरेक्ट हो, ठीक है, सबसे पहले तो जब दो चीज़ों में कंपेयर होता है, दो चीज़ों को कंपेयर हम करते हैं विद यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक, तो दैट इज सिमिली, ओके। लेकिन अगर हम कंपैरिजन डायरेक्ट कर लेंगे तो दैट विल बी मेटाफर। लेकिन अब क्या होगा, जब हम कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे कि हम एक नॉन लिविंग थिंग को एक पर्सन की तरह ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो चीज़ होती है दैट इज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो ये तीन तीन चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ गया या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? ये शायद हमने कई बार किया भी है क्लास में, अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बोर्ड नहीं है एंड ठीक है, ये तीन चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, हाँ ठीक है। सो यस, ओके, ओके, सो यस, तो फिर क्या होता है कि ही सडनली सॉ अ क्राउड,
ओके तो ये क्या है, बोथ ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे देखो नाउन्स यूज हुए हैं, और नाउन्स भी कौन से यूज हैं, कलेक्टिव नाउन यहाँ पे यूज हुए हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं कि देयर इज कलेक्शन ऑफ नाउन। ओके तो क्राउड जो है इट इज अ सॉर्ट ऑफ कलेक्शन, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन यहाँ पे यूज हुए हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो यूज हुए हैं यहाँ पे किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हुए हैं, गोल्डन डैफोडिल्स। And suddenly he said, poet said that he has seen some crowd. He saw a crowd whose crowd was that a host of golden daffodils. Okay, these beautiful golden daffodils. Daffodils are basically flowers. ओके फ्लावर्स डैफोडिल्स होते हैं और बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स वो होते हैं। तो पोइट यहाँ पे बोलता है कि ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू डिस्क्राइब दीज, और अपनी जो इमोशंस हैं वो इस तरीके से बताना चाह रहा है दैट ही हैज़ सीन ए होस्ट। ओके तो जब भी आप क्राउड की बात करें तो इसका मतलब है लार्ज नंबर, बट यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से चीज़ें बनाने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पे जब क्राउड की हम बात कर रहे हैं या होस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे सम बिब्लिकल यूसेज जो हो रहा है, बाइबल से जो थोड़ा सा चीज़ें ली जा रही हैं कि ये जो होता है होस्ट या फिर क्राउड है, ये दोनों वर्ड बाइबल में भी यूज़ करे गए हैं जो किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, ग्रुप ऑफ एंजल्स को। बच्चों साथ में नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है। तो जब भी हम क्राउड की बात कर रहे हैं या होस्ट की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो इट हैज़ सम बाइबल का रेफरेंस, ठीक है। बाइबल से ये रेफरेंस लिया गया है जहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि होस्ट या फिर क्राउड का मतलब है कि देयर आर ग्रुप ऑफ एंजल्स। यस मैम। हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो। मैम साइकोलॉजी की क्लास आ रही है। अच्छा साइकोलॉजी 11:20 से साइकोलॉजी की क्लास आ रही है। 11:20 यस दिस वाज व्हाट आई वाज सेइंग ना कि तुम लोग की क्लास भी होगी। चलो एनीवेज वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके अपनी अटेंडेंस तुम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना। ओके चलो लेट्स जस्ट एंड इट, कल हम करते हैं कंटिन्यू यहाँ से। ओके बेटा, थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके।